नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके हर क्यों का जवाब छिपा है आपकी कुंडली में। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आपने भी अपनी कुंडली में ग्रह, नक्षत्र और लग्न के बारे में बहुत बार सुना होगा, जाना होगा, लेकिन क्या कभी आपने कुंडली में करण का नाम सुना है? कुंडली में करण का क्या महत्व है? किस करण में आपका जन्म हुआ है और उस करण का आपके व्यक्तित्व, आपके आज, आपके आने वाले कल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही आज बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। सात मार्च 2022 दिन सोमवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, रात 10:32 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र कल सुबह 5:54 तक है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग रात 12:01 तक है। इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जान लीजिए। जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि सोमवार है। यमगंड काल सुबह 11:04 से दोपहर 12:32 तक, और गुलिक काल दोपहर 2 बजे से 3:28 तक। देखिए, इन वैसे तो आज भरणी नक्षत्र है। भरणी जो है यमराज का नक्षत्र है। वैसे भी भरणी और भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो इसलिए इन अशुभ मुहूर्तों में तो भूल करके भी कोई काम ना करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि जब भी भरणी नक्षत्र हो, किसी महीने में भरणी नक्षत्र हो, तो बिना किसी से मुहूर्त पूछे उस दिन कोई शुभ कार्य करना ही नहीं चाहिए। ये बात आप लोग अपने दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए। कालचक्र में पंडित जी कुंडली में करण से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं। आज पूरे शो में पंडित जी आपको करण से जुड़ी खास जानकारी देंगे। अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले कुंडली में करण के महत्व के बारे में जानेंगे और गर करण से जुड़ी खास जानकारी भी लेंगे। जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्या है ये करण? श्रद्धा, हमारे सभी दर्शक इस समय शक पका गए होंगे ये क्या कह रहे हैं, करण क्या होता है? क्योंकि मैं 15 साल से टेलीविजन पे बोल रहा हूँ। आज पहली बार मैं करण के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 15 साल में ये पहला शो है जबकि हम करण के बारे में बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जब हमने बात ही नहीं किया है 15 साल में, तो उनको पता क्या होगा करण क्या है। तो देखिए, आपने पंचांग को जिससे देख करके मुहूर्त बताते हैं पंडित लोग, उसको कोई कोई लोग पत्रा भी कहते हैं और पंचांग भी कहते हैं। पंचांग का मतलब क्या है? जिसके 5 अंग हों। 5 अंग कौन कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि परिवार से लेकर पूर्णिमा तक, परिवार से लेकर अमावस्या तक तिथि हो गई। वार रविवार से लेकर शनिवार तक वार हो गया। नक्षत्र अश्वनी से लेकर के रेवती तक ये नक्षत्र हो गए। योग सिद्धि योग से लेकर के, वैधृति योग से लेकर के, व्याघात योग से लेकर के 27 योग, और उसके बाद योग के बाद नाम आता है करण का। 11 करण होते हैं। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, भणिज, भिष्ट। ठीक है, इसी तरह से शकुनी भी एक करण है। तो आज हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि करण क्या होता है। चंद्रमा जब 6 अंश पूरा कर लेता है तब एक करण पूरा हो जाता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। कुल मिलाकर के 11 करण होते हैं। हर करण हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। हर करण हमारे कार्यों की सफलता असफलता को निर्धारित करता है। हर करण हमारे सुख और दुख का निर्णायक भी होता है। तो जरा एक बार अपनी कुंडली उठा लो, और कुंडली जब उठा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा पहले पेज पर ही कि आपका किस करण में जन्म हुआ है। ठीक है,
आज मैं आपको उन 11 करणों में से सबसे पहले गर करण के बारे में कुछ रोचक बात बताऊंगा। गर, बब, बालव, कौलव, तैतिल के बाद आता है गर, इसके बाद वणिज, इसके बाद भिष्ट। भिष्ट जो है यही भद्रा है। जब भिष्टिकरण होता है तो उसमें भद्रा रहता है, ये बात समझ लीजिए। तो जो ना तो आप जानते हैं और ना आपको किसी ने कभी बताया। जब मैंने ही 15 साल में नहीं बताया तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि किसी ने बताया। और अब तक इससे अनजान रह करके आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब मैं आपको आज बता ही देना चाहता हूं। जैसे अगर आपका जन्म गर करण में हुआ है तो गर करण एक गतिशील करण है, चलायमान है। इसे प्रवण माना जाता है। इसकी अवस्था बैठी हुई मानी जाती है। तिथि में गर करण बार बार आता रहता है, आएगा भी भाई। ये एक सौम्य करण माना जाता है। गर करण का स्वामी, गर करण की स्वामिनी पृथ्वी है। पृथ्वी के प्रभाव से गर करण में सहनशीलता और धैर्य का गुण होता है। जो लोग गर करण में जन्म लेते हैं वो धैर्यवान और सहनशील होते हैं। गर करण का जो वाहन है वो हाथी है। हाथी को आप जानते हैं ना। हाथी बुद्धिमानों में अग्रगण्य है। हाथी जैसा स्वभाव अगर मनुष्य का हो जाए तो मनुष्य देवता बन जाएगा। हाथी के कान कितने बड़े होते हैं भाई? इतने बड़े। और मुंह कितना छोटा होता है? इतना। हाथी सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है। अगर आप भी अपनी प्रवृत्ति बना लें सुनने की और बोलने की कम, तो आप भी देवकोटि में हो जाएंगे। हाथी जो कुछ भी खाता है पहले अगल बगल फेंक करके खाता है। आप भी कुछ चीज़ अगर सेवन कर रहे हैं तो उसको अपने अगल बगल के लोगों को अगर दें तो ये उत्तम होगा। हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है और मुंह छोटा होता है। हाथी बात बहुत डाइजेस्ट करता है। तो आपको भी चाहिए कि अगर सुनी सुनाई बातें हैं किसी की तो उसको अपने पेट में रखिए, उसको यहाँ वहाँ बांटिए मत। इसलिए हाथी का पेट बड़ा होता है, इसलिए हाथी अग्रपूज्य। तो इसका वाहन हाथी है गर करण का, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे विश्वास है अब तक कुंडली आपने खोल लिया होगा और आपने बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, भिष्ट, शकुनी किसमें जन्म हुआ है आपका, ये भी आपने डिसाइड कर लिया होगा। अब आगे हम इसी बात पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो करण के बारे में जान रहे हैं और उसमें भी गर करण, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा तो मैंने भी पूछा कि ये क्या होता है। तो करण के बारे में जानकारी बता रहे हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, ये तमाम बातें करण के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेंगी अपने बारे में भी। और एक बात जो पंडित जी ने कही कि इतने समय तक आपको करण के बारे में नहीं पता था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में, वो भी आपको पंडित जी बताएंगे। चलिए अब राशियों की तरफ बढ़ेंगे और मेष राशि की बात करेंगे। सबसे पहले कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों के बारे में अगर आज हम ट्रांजिट देख रहे हैं तो मेष राशि में चंद्रमा इस समय 15 कला पर भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है और द्वितीय भाव का राहु है। एक तो भरणी में चंद्रमा है, दूसरे द्वितीय भाव का राहु है। तो इसलिए मैं तो आज आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज आप पैसे का लेन देन ना करें, किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन ना करें। दूसरी बात, आज कोई नया काम शुरू ना करें, क्योंकि आपके दसम भाव में शनि, मंगल और शुक्र की स्थिति बनी हुई है और परिवार के साथ आपका तालमेल सुधरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तनाव भी दूर होगा। बस जिद अगर छोड़ दीजिए तो समस्या सुलझ जाएगी। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 बनेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आपकी वृषभ राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी बुध इस समय बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है कुंभ राशि में। सूर्य भी साथ में है। इसका मतलब कि आज कहीं रुका हुआ पेमेंट आपका रिलीज होगा, कहीं से रुका हुआ आपका पैसा मिलेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से 12वां है। इसका मतलब हर काम में सतर्कता से
आगे बढ़िएगा, काम तो आप पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो शायद सफलता हाथ नहीं लगेगी। घर में किसी से मनमुटाव भी हो सकता है, ऐसा भी संकेत दिख रहा है। और दूसरी बात, सेहत अच्छी रहेगी। आज महत्वपूर्ण फैसले टाल देना चाहिए आपको। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपका भी जन्म गरकरण में हुआ है तो फिर क्या कुछ आपके जीवन में होता है, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्या कुछ अच्छाइयाँ होंगी या कुछ खामियाँ होंगी, ये बहुत सारे सवाल जो आपके मन में भी हैं, उन सवालों का जवाब जरूर पंडित जी देंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से, भगवत स्वरूप। बहुत बहुत स्वागत है भगवत जी आपका, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी राम राम जी। राम राम। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका बर्थ 11 जून 1992 का है जी। जी 8 बजे रात को अम्बाला का जी। मैं उसके शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ और उसकी विदेश में सेटलमेंट की क्या संभावना है, इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो जान लीजिए कि शादी में थोड़ा सा एक्टिव होइए, तुरंत शादी का योग बना हुआ है, बहुत जल्दी शादी का योग संपन्न हो जाएगा, बिल्कुल भी देर नहीं है। अगर आप एक्टिव होंगे तो नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। जहाँ तक विदेश में सेटलमेंट का योग है तो बताऊं कि 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति, ये सेटलमेंट का योग विदेश में बहुत अच्छा बना हुआ है। 12 अप्रैल के बाद विदेश में इनकी उन्नति भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपका भी जन्म गरकरण में हुआ है तो कैसा होता है आपका व्यक्तित्व, कैसी होती है आपकी आदतें, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, गरकरण में अगर जन्म हुआ है किसी का तो कैसा वो व्यक्ति होगा, कैसी उसकी शख्सियत होगी? देखो, मैंने बताया ना कि गरकरण का स्वामी जो है, गरकरण का स्वामी ये पृथ्वी है। तो गरकरण में जिन लोगों का जन्म होता है उनका व्यक्तित्व, उनका वाहन हाथी है। हाथी होने के कारण इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति मस्त मौला होता है। गरकरण वाले व्यक्ति को नींद बहुत आती है, लेकिन थोड़ा सा आलसी भी होते हैं। गरकरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। गरकरण में जन्म लेने वाले लोग शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो ये अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। समाज में इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गरकरण में जन्मे लोग कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहते, हर समय कर्म करते हैं। गरकरण में जन्मे व्यक्ति को अपने माता पिता से बहुत प्रेम होता है। रिश्तेदारों से भी गरकरण के जन्मे व्यक्ति अच्छे संबंध बना के रखते हैं। परिजनों का सहयोग उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। जैसे जब कोई लोग कुंडली बनवाने आते हैं तो ये पूछते हैं प्रायः कि बच्चा किस पाए में पैदा हुआ है पंडित जी, सोने का पाया है, चांदी का पाया है, तांबे का पाया है कि लोहे का पाया है, किस पाए में पैदा हुआ है? तो नक्षत्र का पाया और राशि का पाया अलग अलग होता है। चांदी और तांबे का पाया जब अच्छा माना जाता है तो सोने का पाया और लोहे का पाया अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई कोई लोग ही ये बात पूछते हैं कि किस पाए में जन्मे हैं, प्राय सभी लोग नहीं पूछते हैं। उसी तरह से करण की बात है। ये जो करण है इसमें जन्मे लोगों का, जैसे अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, भरणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, वैसे ही करण, बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, भिष्ट, इन करणों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, कट काठी कैसी होती है, ये पता चलता है। तो आज इसी विषय पर हम अपनी चर्चा को केंद्रित किए हुए हैं। बिल्कुल, तो चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी और लगातार गरकरण के बारे में हम जानेंगे। और अभी जाना कि व्यक्तित्व कैसा होता है, बहुत सारी बातें पंडित जी ने बताई, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अभी जाननी बाकी हैं। राशियों की तरफ एक बार फिर से हम रुख करेंगे और बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। भाई, मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय बृहस्पति के साथ कुंभ राशि में सूर्य के साथ युति करके गोचर कर चुका है। ऐसे में धन लाभ की संभावना बनी हुई है, लेकिन कहना ये चाहूंगा कि कार्यक्षेत्र में गंभीरता से आपको फैसला लेना चाहिए।
परिवार में मतभेद भी होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। लक्ष्मी का आदर करें वरना दरिद्रता भी आ सकती है। पानी में हल्दी डालकर स्वयं स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं राधा पंजाब से। राधा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने बेटे के 2 बेटे हैं बारे में पूछना चाहती हूँ। एक तो मेरा बड़ा बेटा है, एक जून 1993। जी हाँ बोलती जी, जाओ राधा जी। हाँ, 1 जून 1993। ठीक है, चलिए आपने अपने बेटे के बारे में जानना चाहे राधा जी। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे भाग्य भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र शनि दोनों की युति इस समय मकर राशि में बनी हुई है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आपके बड़े बेटे का, जिसका जन्म 93 का है, जो अब लगभग 29 साल का होने जा रहा है, उसका भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और अगर विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें और भी अच्छी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी बुध, सूर्य और बृहस्पति के साथ जब कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, इसका मतलब कि आज आप धर्म कर्म पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और धर्म कर्म पर आपका धन भी खर्च होगा। अच्छी बात है ना। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन भरणी नक्षत्र है, अगर हो सके तो इसको अवॉइड करिएगा। दोस्त का किसी करीबी से मुलाकात हो सकता है। ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या अगर आपको पहले से है तो वो समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अपने खान पान पर और अपने चिंतन पर ध्यान दें। ज़्यादा किसी बात का टेंशन ना लें। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज से अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें, क्योंकि गौर जब आप करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपका जन्म किस करण में हुआ है। क्योंकि आज पंडित जी आपको गर करण से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गर कुंडली से जुड़े लोगों की, जिनका जन्म गर करण में हुआ है। ऐसे लोग कैसे इनकम कमाते हैं, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आज हम एक ही करण के बारे में बात कर रहे हैं। 11 करण होते हैं, जिसमें एक करण गर करण के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, भिष्ट, ये सारे करण और भी हैं। इस पर भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आज गर करण के जातक अपने कुंडली पर ध्यान दें। गर करण में जन्मा व्यक्ति जो होता है वो कर्मठ होता है। अपनी मेहनत से ही वो अपने भाग्य का निर्माण करता है। गर करण में जन्मे व्यक्तियों को अगर आप हाथ देखेंगे ना, तो उनके हाथ की भाग्य रेखा यहाँ से नहीं जुड़ी होती है। उनके हाथ की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चल करके और भाग्य स्थान में शनि पर्वत को जाती है। मतलब ये सेल्फ मेड होते हैं, ये खुद से अपने आप को बनाते हैं। इन्हें किसी के सहयोग की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यस्त होते हुए भी धर्म कर्म में बहुत रुचि रखते हैं और पूरे आस्तिक और श्रद्धावान होते हैं। और ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। अगर दूसरे के साथ भी अन्याय हो रहा हो तब भी चिल्लाने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं और विरोधियों में उनका भय रहता है। तो गर करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बातचीत में निपुण होता है और वाद विवाद में आनंद लेने वाला होता है। गर करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति को भूमि या मकान से आमदनी होती है। ऐसे लोगों को किराए का पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, ज़मीन का किराया बहुत मिलता है। ऐसे लोगों का व्यवसाय जो होता है वो रियल इस्टेट से जुड़ करके होता है, ज़मीन से जुड़ करके होता है। तो गर करण में जन्म लेने वाला व्यक्ति खेती करके भी आमदनी अर्जित करता है। अगर तृतीय भाव में 2 ग्रह से ज़्यादा हैं तो गर करण वाला व्यक्ति बड़ा किसान भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय भरणी नक्षत्र में 15 अंश 47 कला पर
मेष राशि में गोचर कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आमदनी से बहुत ज़्यादा आज खर्च होगा। सोच समझ करके कोई काम करिए। और मेरा सुझाव ये है कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आप परिवार के साथ आज समय बिताइए। सिरदर्द और अपच की समस्या हो सकती है। आपको चाहिए कि आप रिश्तों का आदर सम्मान करें, वरना अपने लोग आपसे दूर हो सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर समर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अजीत कानपुर से। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी चरण पर सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 26 मार्च सन 1980 को हुआ है। क्या जी। मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो फिर मैं आगे क्या करूं अपनी लाइफ को अच्छा रखने के लिए? अब देखो बाबू, अगर सरकारी नौकरी आपको मिलनी होती तो मिल चुकी होती, ठीक है। अब आप इस समय 41 साल के हो गए और मंगल शनि दोनों इस समय 6 अंश 35 कला 6 अंश 28 कला पर शनि के साथ है। शनि मड़ऊ योग कारक है। तो ये कहते हुए मुझे मतलब थोड़ा कष्ट तो जरूर हो रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। आपको अपने व्यक्तित्व के अनुसार दूसरे किसी काम का चयन करना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप भूमि जमीन से संबंधित अगर कोई काम करें तो उसमें आप शायद अपने मेहनत का पूरा परिणाम पा सकते हैं। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रॉबिन कानपुर से। रॉबिन जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा ना पहले तो प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। 16/1/1992 डेट ऑफ बर्थ है, बुलंदशहर, 4:16 जी जी सुबह। जी जी, मुझे ये जानना था कि नौकरी कब तक लग जाएगी सरकारी, क्योंकि जितने भी अटेम्प्ट देता हूँ 1 नंबर से रह जाता है, कहीं 2 नंबर से। चंद्र शुक्र की स्थिति बेटा बनी हुई है आपके कुंडली में चतुर्थ दशम। अभी तो प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि बनी हुई है। वैसे भी अगर देखा जाए तो अब आप 30 साल के हो गए, और ऐसी स्थिति में ये बैरा दृष्टि इसी बात का संकेत करती है कि ऐसे लोगों को नौकरी में सफलता जल्दी नहीं मिलती है। तो नौकरी में यदि आप सफलता चाहते हैं रॉबिन, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आप एक 2-मुखी रुद्राक्ष, इसको सफ़ेद रेशमी धागे में डालकर अपने गले में डाल लीजिए, और जब परीक्षा देने जाइए तो उसको धारण करके जाइए। तब शायद हो सकता है कि आपके नौकरी का योग बन जाए। लेकिन पूर्ण रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूं कि नौकरी का, सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। घरकरण में जन्म लेने वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहता है, बताएंगे पंडित जी, बताइए। श्रद्धा, ऐसा है कि जैसे कि हमने बताया कि ये 11 करण होते हैं, तो हर नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का एक अलग व्यक्तित्व होता है, अलग परिवार होता है, अलग रूप रंग होता है। उसी तरह से ये घरकरण भी जो आधे तिथि तक रहता है, ये बड़ा इफेक्टिव होता है। तो घरकरण में जो लोग जन्म लेते हैं या जिनका जन्म हुआ है, वो व्यक्ति माता पिता का सुख तो रह पाता है, लेकिन ऐसे लोग अपने घर से दूर ही रहते हैं। प्रायः मैंने जब जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया है, उसमें देखा है कि घरकरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है वो परदेश में ही रहते हैं। अब परदेश को विदेश भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने जन्मभूमि से दूर जा कर के उन्नति करते हैं। ऐसे लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और घरकरण में जन्म लेने वाले लोग एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होते हैं। इनका हर समय सपना बहुत ऊंचा होता है। जिन लोगों का जन्म घरकरण में होता है, उनको अगर मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो तो ऐसे लोगों को पृथ्वी का पूजन करने से बहुत लाभ मिलता है। अब आप कहेंगे पृथ्वी पूजन कैसे करेंगे? इसलिए सुबह उठते ही पहले दाहिना हाथ ले जाइए बिस्तर के नीचे, पृथ्वी का स्पर्श करिए और कहिए ओम भूम्यै नमः, ओम भूम्यै नमः, और हाथ उठा करके माथे पर लगाइए, पृथ्वी को प्रणाम करिए। उसके बाद फिर नित्य नैमित्तिक कर्मों को करिए। ये पृथ्वी पूजन है। पाद स्पर्श क्षमस्व में कहिए, हे माता पृथ्वी, अब मैं अपने शरीर को आपके पृथ्वी पर उतारने जा रहा हूँ।
मेरे चरणों का जो स्पर्श होगा आपसे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। पाद स्पर्श क्षमस्व में, पाद अर्थात पैरों का स्पर्श जो आपसे होगा उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप तो परम पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन चरण का स्पर्श चूंकि आपसे होने जा रहा है, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। तो भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस करण में जन्मा हुआ व्यक्ति किस व्यक्तित्व का होता है, ये फिर कार्यक्रम करके सभी करणों के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज गर करण के बारे में बात हो रही है, तो अगर आपकी कुंडली गर करण की है तो ये कार्यक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार जान रहे हैं हम गर करण के बारे में, बात कन्या राशि की भी होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी है नुपुर कानपुर से। नुपुर जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। 9:30 मुकुल श्रीवास्तव, लखनऊ, सुबह 9:30 बजे का मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा घर कब बनेगा और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चलो, मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, घर भी जल्दी बनेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा कोल्ड फील है, एलर्जी की प्रॉब्लम है। 3 पत्ती बेल की, 2 पत्ती नीम की, 5 पत्ती तुलसी की 1 कप पानी में काढ़ा बना करके 10-15 दिनों तक सुबह खाली पेट लेना शुरू करिए। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, घर तो बहुत अच्छा बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन घर बनने में 17 जनवरी 2023 से 23 फरवरी 2025 तक का समय लग सकता है। इसलिए घर में तो थोड़ा सा विलंब जरूर है, लेकिन सेहत को आप अपने अच्छा कर सकते हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम है और कोई बीमारी नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके 5वें भाव में मंगल, शुक्र, शनि और आपके 6ठे भाव में बुध, बृहस्पति और सूर्य इस बात का संकेत करते हैं कि अगर आज आप चतुर्थेश अर्थात बृहस्पति से संबंधित वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उसमें टोकन मनी आज मत दीजिएगा, क्योंकि आज भरणी नक्षत्र है। थोड़ी सी लापरवाही आपके काम को बिगाड़ सकती है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, जो भी काम करिएगा बड़े पेशेंस और धैर्य के साथ करिएगा। आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। बस पैसों की बर्बादी मत कीजिए। आपदार्थे धनम रक्षेत, लक्ष्मी की इज्जत अगर आप करेंगे तो लक्ष्मी आपकी इज्जत करेंगी। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके 2 भाव में केतु और एकदम 1 अंश के नीचे आ गए हैं और चंद्रमा की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा आपके राशि स्वामी से प्रत्यक्ष गुप्त बैरा दृष्टि से दृष्टिपात कर रहा है। इसका मतलब कि आज आपकी धनहानि भी हो सकती है, पैसे का भी नुकसान हो सकता है और आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। अगर आप कहीं चुनाव के मैदान में हैं या चुनाव से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो ज़रा संभल कर काम करिएगा। आज का दिन आपके लिए कठिन हो सकता है और अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा और व्यावसायिक यात्रा बिल्कुल मत करिएगा। करीबियों से वाद विवाद हो सकता है, माँ की सेहत बिगड़ सकती है, माँ को टेंशन हो सकता है। लेन देन में सावधानी बरतिए, नुकसान संभव है, लेकिन अगर धैर्यपूर्वक रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। बस गाय को एक रोटी खिला दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद हरियाणा से वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। स्वागत है आपका वीरेंद्र जी, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मेरी लड़की है, रूपाली नाम है जी। 30 जुलाई 1993 जी डेट ऑफ बर्थ है जी सुबह 10 बजे। जी तो उसका भविष्य या उसके बारे में जानना चाहूँ।
चलिए मैं बताता हूँ। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति शुक्र द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी तो उनका वर्तमान ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन भविष्य उनका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जहाँ तक लगता है कि 12 अप्रैल के बाद उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी उनका वर्तमान ठीक नहीं है। उनको आप कहिए कि बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें, 16 बृहस्पतिवार के व्रत करें, और बृहस्पतिवार के दिन पूरे दिन पीले कपड़े पहने और हल्दी का सेवन जरूर करें। हल्दी का टीका माथे पर भी लगाएं, इससे उनका भाग्योदय होने में सहयोग मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। गरकरण में आपको क्या काम जरूर करने चाहिए, इससे क्या होता है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि ये काम आपको करना ही चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गरकरण में जन्मे लोग हैं उनको क्या काम करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, ये भी एक जानने योग्य बात है। तो गरकरण को शुभ करण की श्रेणी में रखा गया है। इस करण में शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे भिष्टिकरण हो जाए तो भद्रा होता है, उस समय उसमें कोई काम नहीं किया जाता है। उसी तरह से गरकरण में कोई भी नया काम शुरू करना शुभकारी होता है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत भी गरकरण में अच्छा होता है। गरकरण में शुरू किए गए कार्यों में सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और गरकरण में व्यक्ति अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है और प्रयासशील रहता है। कोई रुका हुआ काम भी गरकरण में शुरू करने से लाभ मिलता है। साहस या कड़ी मेहनत वाले कार्यों को भी गरकरण में करना लाभदायक माना जाता है। गरकरण में शुभ और महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं, उनकी शुरुआत की जा सकती है। जैसे मकान का निर्माण, प्रतियोगिता का संचालन, प्रतियोगिता में फार्म भरना, शादी, सगाई, रिंग सेरेमनी, ये सब काम की शुरुआत हो सकती है। गृह प्रवेश या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम आप गरकरण में कर सकते हैं। इसका हर समय आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी करण में जन्मे हों, लेकिन ये काम गरकरण में अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेलंगाना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताते हुए आप पंडित जी से बात करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करें आप पंडित जी से। चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है और मैं अपनी बड़ी बेटी और पति के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 2004 शाम को 7:45 का जी। वो अंडे की तैयारी कर रही है, तो वो तैयारी में कैसे क्या रहेगा या दूसरा करे, उसका कुछ बताइए जॉब के बारे में। और दूसरा है, मेरा पति का नाम है अशोक, वो ग्रेनाइट का काम करते हैं, तो वो अब पार्टनरशिप में वो ग्रेनाइट का ही काम करना चाहते हैं, तो वो काम करे या जो भी करे। देखो, सही बात यह है सुनीता जी, आपके पुत्री के भाव का स्वामी बुध है और भाग्य भाव का स्वामी शनि। आपकी बिटिया प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेगी, बहुत ही चुस्त दुरुस्त पढ़ाई में है। बस इसके स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसका हर समय साहस बढ़ाने की कोशिश करिएगा। और परीक्षा के दिनों में, ये परीक्षा के समय में थोड़ी भयभीत हो जाती है, ऐसा कुछ करिएगा कि इससे सूर्य को जल दिलवाइएगा और इससे 24 बार गायत्री मंत्र बोलवाइएगा, जिससे इसका आत्मविश्वास हर समय बना रहे। जहाँ तक आपके पति के व्यवसाय की बात है, तो देखो सुनीता, दूसरा प्रश्न चंद्रमा से हुआ। तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ है। ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल्स, इस किसी व्यवसाय में इनको सफलता मिल सकती है। लेकिन वही एक बात आ रही है ना पार्टनर की, पार्टनर इनके साथ ज़्यादा वफादार ज़्यादा दिनों तक नहीं हो पाएगा। अब इस बात को समझ लीजिए, तब चाहे काम करिए या ना करिए, क्योंकि अगर सेल्फ काम ये करना हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और ललिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बरेली से। ललिता जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना है जी। मेरी जन्म तिथि है 3 मार्च 1987 और समय है 9:50 रात को, जौलौन यूपी में। जी।
और मेरे बेटे की है 29 मई 2018 2:11 दोपहर में। गुरुजी मैं 1.5 साल से अपने मायके में बैठी हूँ। मेरा ससुराल से मतलब मुझे मारते पीटते थे तो मैं अपने घर आ गई। तो अब मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी और मेरा आगे कैरियर क्या है, मैं किस लाइन में, मैं बी फार्मा कर रखा है और मैं किस लाइन में आगे चल के मैं अपना कैरियर बनाऊं। देखो बेटा, मैं तो ये कहूँगा आपसे ललिता कि आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और पति भाव का स्वामी मंगल है। आपके जन्म लग्न का स्वामी मंगल है, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और इस समय शुक्र और मंगल शनि के साथ हैं। सचमुच में वैवाहिक जीवन और आपके ससुराल वालों से आपकी स्थिति ठीक नहीं चल रही है, लेकिन चूंकि आपको एक बेटा भी है इसलिए अगर ये रिश्ता चल जाए तो अच्छी बात होगी। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक खरीद लीजिए। उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा के नाम से एक चैप्टर है। दुर्गा जी का चित्र लगा करके और उसी 7 मंत्रों को आप 108 बार रोज लगातार 9 दिनों तक करने की कोशिश करिए, घी का दिया जला के। उन लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और जहाँ तक बेटे का प्रश्न है तो देखो अभी तो वो 3 साल का है, 4थे साल में प्रवेश किया है और उसका स्वामी सूर्य है। उसका भाग्य अच्छा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते उसके ठीक से देख रेख की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी एक बार अपने दिमाग में जो भी गलती ससुराल वालों ने किया है, आप एक बार भगवती दुर्गा की आराधना करिए और उनसे कहिए कि घर वालों को सद्बुद्धि दें और आपका जीवन अच्छा हो सके, इसके लिए प्रयास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो बहुत दिनों से बता रहा हूं कि केतु आपके राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके धन भाव में इस समय धनेश शनि स्वगृही हैं। नहीं, धन भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में है, बुध के साथ हैं, तो धन लाभ का योग तो बना हुआ है। नया काम शुरू कर सकते हैं, आप नया काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों का और भाई का साथ आपको मिलेगा, उनके साथ आपको समय भी बिताना चाहिए। परिवार में किसी की सेहत भी बिगड़ सकती है, किसी अजनबी महिला से दूर रहें। काले चने या काले कपड़े दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो चलिए धनु राशि के जातकों का ट्रांजिट जान लीजिए। आपके धन भाव में मंगल शुक्र शनि है और आपके पराक्रम भाव में सूर्य बुध बृहस्पति है। बृहस्पति अस्त है भाई, तो फिजूल खर्ची बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। और पैसों का फायदा तो होगा लेकिन फिजूल खर्ची बढ़ेगी। शुरू किए हुए काम में असफलता भी मिल सकती है क्योंकि आपका राशि अस्त है। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। वजनदार चीजें मत उठाइए, दुविधा में कोई फैसला मत लीजिए। किसी जरूरतमंद को कपड़ा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे कि उनका भाग्य आज कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं, आपका तो वैसे भी ग्रह गोचर अच्छा है। आपके राशि में शनि, शुक्र, मंगल 3 ग्रह विराजमान हैं। स्वगृही शनि है भैया, तो नई साझेदारी से तो आपको बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। और आपके काम से, अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो आपके काम से आपके उच्चाधिकारी बहुत खुश रहेंगे और आपके घर में, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा क्योंकि 2 शुभ ग्रह आपके कुटुंब भाव में हैं। तो शारीरिक कष्ट और तनाव बिल्कुल दूर हो जाएगा। बस एक बात कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में हाथ आया हुआ कोई अवसर मत गंवाइएगा। अगर आज हो सके तो काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं इंदिरा जम्मू से। इंदिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो। सर, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ, इम्जा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1994, 11:30 सुबह का जन्म है, जम्मू का ही। जी जी। सर, मुझे पहले तो अपनी मैरिज के बारे में पूछना है, कब होगी, और मैं यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
मुझे बताएं क्लियर हो जाएगा मेरा, या मैं डेंटिस्ट्री में ही कंटिन्यू करूं? देखो बेटा, सच बात तो ये है कि तुम्हारा मंगल उच्च का है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशासनिक क्षमता तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। सूर्य भी तुम्हारा अच्छा है। थोड़ा सा, अभी तुम 28 साल की हुई हो, अगर 2 साल और मेहनत कर लो तो तुम प्रशासनिक सेवा में आ सकती हो। दूसरी बात, विवाह की जहाँ तक बात है तो मुझे पूरा विश्वास है कि सन 2022 के अंत और 2023 के शुरुआत में आपका विवाह हो ही जाएगा और बहुत अच्छा विवाह का संयोग बना हुआ है। और बात कुंभ राशि की, और जानेंगे कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। ग्रह गोचर की स्थिति ठीक नहीं है। राशि स्वामी 12वें घर में है, इसलिए पैसे का लेन देन और कहीं पैसा लगाना उचित नहीं है। सरकारी काम में फायदा होगा। परिवार में किसी बड़े से कलेश हो सकता है। चोट लगने की संभावना है। गुस्से पर काबू रखिए। अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे राहु रूठ जाते हैं और फिर उनका प्रकोप हमें झेलना पड़ता है? साथ ही किन उपायों से मान जाएंगे राहु और देंगे आपको शुभ फल? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, क्योंकि राहु से डर भी लगता है, राहु के नाम से, तो वो कौन सी ऐसी आदतें, बुरी आदतें हमारे अंदर हैं जिससे राहु और रूठ जाते हैं? श्रद्धा, राहु जो है पापक ग्रह जरूर है, लेकिन ये ऐश्वर्य का भी ग्रह है। ऐश्वर्यवान अगर कोई व्यक्ति है तो उसके जन्म कुंडली को देखा जाए तो राहु की स्थिति बहुत अच्छी होगी। शनि दुख प्रद गेयो राहु ऐश्वर्यदायक, ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र का मंत्र है। शनि दुख प्रद गेयो, शनि को जन्म कुंडली में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं। राहु ऐश्वर्यदायक, और राहु को ऐश्वर्यदायक माना गया है। तो देखिए, जो लोग सुबह उठने के बाद अपना बिस्तर अस्त व्यस्त छोड़ देते हैं, ना तो बिस्तर को फोल्ड करते हैं, ना बिस्तर की चादर ठीक करते हैं, ना बिस्तर का कंबल फोल्ड करते हैं, और जैसे उठे हैं वैसे ही बिस्तर को जब छोड़ देते हैं, जो लोग अपने बिस्तर गंदे और ख़राब रखते हैं उनका राहु खराब हो ही जाता है। जो लोग अपने कमरे में अपने कपड़े भी फैला कर रखते हैं उनका राहु और शनि दोनों खराब हो जाता है। जो लोग कम उम्र में ही नशा के आदी हो जाते हैं वो कहीं न कहीं राहु उनकी कुंडली में अशुभ होगा। पक्का है कि राहु उनका धनु या वृश्चिक राशि का होगा और द्वितीय भाव से उसका संबंध हो रहा होगा, तभी व्यक्ति नशा की तरफ आगे बढ़ता है। जो लोग अपने घर में आए किसी भी व्यक्ति को पानी नहीं पूछते हैं उसका भी राहु खराब हो जाता है। अर्थात अतिथि सेवा न करने वाले का भी राहु दुर्भाग्य बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर में बार बार अचानक संकट आता है। राहु रूठ जाए तो जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों का राहु खराब होता है वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग गलत संगत और गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होते हैं। राहु अगर खराब होगा तो आदमी जब झूठ बोलेगा तो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। अपनी आदत सुधारने और राहु से सुख पाने के लिए कुछ उपाय कर लीजिए। जैसे भगवान शिव और काल भैरव की उपासना करिए। एक बार काशी जाइए, वहाँ बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन कीजिए। रसोई घर में बैठकर भोजन करिए। शरीर में पानी की कमी न होने दीजिए। गलत कामों से दूर रहिए। अपनी संगत को ठीक रखिए। किसी भी तरह का नशा बिल्कुल न करिए। झूठ, छल और कपट से बिल्कुल दूर रहिए, तब आपका राहु ठीक हो जाएगा। और इसके बावजूद नहीं ठीक हो रहा हो तो चंदन का प्योर इत्र लेना, नहाने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद अपने दोनों हाथ के मणिबंध पर चंदन को लगा देना, चंदन का इत्र लगा देना, और दोनों मणिबंध को ऐसे करके 3 बार सूंघ लीजिएगा। ये उपाय 40 दिन करके देखिए, कैसा भी राहु खराब होगा ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अभी भी व्यय भाव में है, लेकिन एक इतना अच्छा संयोग मंगल शुक्र शनि का है जो आपको आज बिना सोचा हुआ पैसा दिलवाएगा। अचानक धन लाभ होगा। कारोबार में मुनाफा होगा। कारोबार की वृद्धि होगी। बचपन के दोस्तों से मुलाकात होगी, लेकिन माँ की सेहत बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं से बहस बिल्कुल मत करिए। पानी से बचिए।
चांदी की कोई छोटी चीज अपने पास जरूर रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी, आपने करण के बारे में बताया और साथ ही आपने राहु के बारे में भी इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।